देखिए 11th क्लास के बच्चों ने एक सवाल पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। दो मीनार है जिसका नाम ए बी और सी पी है। एक मीनार देखिए ए बी है और एक मीनार देखिए सी पी है। ये ज़मीन है, ज़मीन पर दो मीनार है, ए बी और सी पी दो मीनार है। अच्छा 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर क्यों होगा? दो मीनार है, 20 मीटर और 30 मीटर ऊंचा है। दो मीनार है, एक 20 मीटर और एक 30 मीटर ऊंचा है। एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी पी है तथा अज्ञात दूरी डी से विलगित है। ये दोनों मीनार जो है ना, ये दोनों मीनार जो है डी दूरी पर विलगित है। विलगित है मतलब अलग अलग है। एक मीनार हुआ सी पी 30 मीटर का, एक मीनार हुआ ए बी 20 मीटर का। तो सी पी मीनार और ए बी मीनार दोनों क्या है? विलगित है, मतलब अलग अलग है। कितना दूरी पर? डी दूरी पर। दोनों मीनार डी दूरी पर अलग अलग है। उनके शीर्ष ए और सी से, मीनार के शीर्ष ए और मीनार के शीर्ष सी से मीनार के उदग्र में दो प्रक्षेपण एक ही समय चित्र में फेंका जाता है। दो प्रक्षेपण एक ही समय चित्रानुसार फेंका जाता है। तो चित्रानुसार फेंका जाता है तब तो ये बात गलत हो गया। ये बात क्वेश्चन में क्या है? गलत है। ये बात क्वेश्चन में गलत है, डिस्टर्ब करेगा। ये क्वेश्चन में गलत सवाल हो गया। फिर मीनार के उदग्र में नहीं होगा। अगर चित्रानुसार फेंकना है तो मीनार के उदग्र में कैसे हो सकता है? देखिए हम कह रहे हैं उनके शीर्षों से, उनके शीर्ष ए से और उनके शीर्ष सी से, मीनार के शीर्ष ए और सी से दो प्रक्षेपण या दो प्रक्षेप एक ही समय चित्रानुसार फेंकते हैं। तो चित्र में दिया हुआ है कि मीनार ए बी के शीर्ष ए से हॉरिजॉन्टल में फेंका जा रहा और मीनार सी पी के शीर्ष सी से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे फेंका जा रहा। तो उदग्र में कहाँ फेंका गया? उदग्र मतलब ऐसे होता है, उदग्र मतलब ऐसे होता है। तो उदग्र में थोड़ी फेंका गया है। तो मीनार के उदग्र में गलत लिखा हुआ है। ये कि क्वेश्चन में गलत बात बताया हुआ है, मीनार के उदग्र में नहीं होगा। तो ए और सी से दो प्रक्षेप एक ही समय चित्रानुसार फेंका जाता है। उनकी चाल बिंदु ए और सी पर समान है। मतलब जब फेंका गया ना जी, जब ए से फेंका गया और जब सी से फेंका गया तो दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर गेंद है इनका चाल क्या था? समान था। मतलब समान चाल से फेंका गया है। बस अंतर क्या है? डिग्री का अंतर है। एक फेंका गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे फेंका गया है। मगर दोनों को 10 मीटर पर सेकेंड, देखिए एक समान 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। ए और सी दोनों बिंदु से गेंद को हॉरिजॉन्टल पर 10 मीटर पर सेकेंड से और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। दोनों को समान वेग से फेंका गया है। बस एक को हॉरिजॉन्टल में और एक को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे फेंका गया है। ये कह रहा है क्वेश्चन में। यदि दोनों प्रक्षेप हवा में टकराता है, दोनों प्रक्षेप क्या होता है? हवा में टकरा जाता है। तो डी दूरी ज्ञात करें। जब दोनों प्रक्षेप क्या होगा? इसको फेंका गया इधर, इसको फेंका गया इधर, तो हवा में टकरा गया। तो डी दूरी क्या होगा? हवा का प्रतिरोध नगण्य मानना है। माने हवा का प्रतिरोध क्या होता है? हवा का प्रतिरोध ये होता है कि हम जब आगे चलते हैं तो हवा हमको पीछे धकेलता है। तो हवा क्या कर रहा है? हमको चलने से रोक रहा है। तो उस रुकावट को नहीं मानना है, नगण्य मानना है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानना है और जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड मानना है। जी क्या होता है? जी होता है जो हमेशा नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगता है, उसको जी कहते हैं। जी मानना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये कह रहा है ना कि दोनों को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। एक को हॉरिजॉन्टल में और एक को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे, और दोनों हवा में टकरा जाता है। तो हवा में कब टकराएगा बेटा? जब ये गेंद चलते चलते प्रक्षेपण करेगा। देखो प्रक्षेपण कराए हो हॉरिजॉन्टल में, तो हर समय हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? नीचे की ओर, हमेशा नीचे की ओर क्या लगता है? एक्सेलरेशन। चाहे इस गेंद पर चाहे इस गेंद पर, हमेशा नीचे की ओर क्या लगता है?
एसिलरेशन। तो इस एसिलरेशन के कारण हमेशा हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा, आप फेंकोगे हॉरिजॉन्टल में, मगर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये नीचे होगा, धीरे धीरे जो है इसका वेलोसिटी नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि नीचे की ओर क्या लग रहा, नीचे की ओर लग रहा एसिलरेशन, और यह भी क्या होगा, धीरे धीरे यह भी धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये भी धीरे धीरे नीचे आएगा, ये प्रक्षेपण भी धीरे धीरे नीचे आएगा, और ये प्रक्षेपण भी नीचे आएगा। तो दोनों आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। दोनों प्रक्षेपण यहाँ पर आकर के टकरा जाएगा। टकरा जाएगा। यहाँ पर देखो गेंद आ गया और यहाँ पर गेंद आ गया, दोनों आपस में क्या हो गया, टकरा गया। अब मान लो कि जहाँ से दोनों गेंद चला था उसको हम इनिशियल पॉइंट मान लें। दोनों गेंद जहाँ से चला था वो क्या हो गया, गेंद का इनिशियल पॉइंट आई हो गया, दोनों का इनिशियल पॉइंट आई हो गया। देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन दोनों इसी बिंदु पर आया है, तो दोनों के लिए क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। ये गेंद भी यहाँ पर आया और ये गेंद भी यहीं पर आया, दोनों का फाइनल पॉइंट यहाँ पर आके मिल गया, टकरा गया। तो कह रहा है कि हवा में दोनों गेंद टकराया है ना, तो क्या निकालो आप, ये डी दूरी निकालो। आप क्या निकालो, ये डी दूरी कितना हुआ, ये दोनों मैंने दोनों मीनार के बीच की दूरी में कितना हुआ, ये क्वेश्चन मांग रहा। तो देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है ना मोशन इन प्लेन का है। जरा बात पर गौर करो, प्रक्षेपण जब हो रहा था तो गेंद एक साथ कितना डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, तो एक साथ दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। पहले इसको देखो, प्रक्षेपण कर रहा था तो गेंद इनिशियल से फाइनल तक गया, तो इनिशियल से फाइनल तक गया तो एक्स दिशा में कितना दूरी तय किया, तो एक्स दिशा में देखो एक्स दिशा में देखो इतना दूरी तय किया है, इतना दूरी तय किया है एक्स दिशा में। तो इसको क्या मान लें हम, एक्स ए मान लें कि पार्टिकल ए द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय किया गया दूरी, पार्टिकल ए द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय किया गया दूरी। अच्छा, पार्टिकल ए केवल हॉरिजॉन्टल में ही नहीं चला है, पार्टिकल ए जो है वर्टिकल में भी चला है, मतलब कि उदग्र में भी चला है, उदग्र में चला है। कितना चला है जी, देखो गेंद जब यहाँ पर आ गया तो इसके सामने मिलाते हैं, देखो गेंद इतना दूर भी तो चला है, गेंद जब यहाँ से यहाँ आया तब बाई दिशा में देखो तो इतना दूर चला है, इतना दूर चला है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाई ए, ठीक है। तो गेंद ए जब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक प्रक्षेपण किया तो एक्स दिशा में माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स ए दूरी तय किया है, और बाई दिशा में बाई ए दूरी तय किया, तब जाकर के गेंद यहाँ से यहाँ तक आया। उसी प्रकार से गेंद सी भी जब प्रक्षेपण किया तो एक साथ दो दिशा में दूरी तय किया है, तब प्रक्षेपण किया तो देखो तो सी कितना दूरी तय किया, तो इसी लाइन को आगे बढ़ावो, देखो इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो ये गेंद सी जो है इतना दूरी तय किया, गेंद सी हॉरिजॉन्टल में इतना दूरी तय किया, इतना दूरी, ये कितना दूरी मान लेंगे, ये मान लेंगे एक्स सी दूरी तय किया, और वर्टिकल में कितना तय किया, माने कि उदग्र में कितना तय किया, तो उदग्र में तय किया है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, उदग्र में तय किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दूरी तय किया है,
उदग्र में, इधर उदग्र में। अब अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टल में एक्स माना तो वर्टिकल में क्या मानते हैं, 22 मानते हैं कि 22 दूरी तय किया। इस प्रकार से पार्टिकल ए जब इनिशियल से फाइनल गया तो हॉरिजॉन्टल में एक्स ए दूरी, वर्टिकल में बाई ए दूरी तय किया। और पार्टिकल सी जब इनिशियल से फाइनल पर गया तो हॉरिजॉन्टल में एक्स सी दूरी, अब वर्टिकल में बाई सी दूरी तय किया। अब हमको क्या निकालना है कि दोनों मीनार के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखो तो मेरे भाई, दोनों मीनार के बीच की दूरी क्या होगा, तो इधर वाला दूरी क्या हुआ, ए कितना दूरी तय किया हॉरिजॉन्टल में, एक्स ए, और सी देखो सी कितना दूरी तय किया हॉरिजॉन्टल में, एक्स सी। तो ये वाला एक्स ए और ये वाला एक्स सी दोनों को मिला देंगे तो डी बराबर हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर देखो तो डी बराबर क्या हो रहा है, डी बराबर हो रहा है एक्स ए प्लस एक्स सी हो रहा है, डी बराबर एक्स ए प्लस एक्स सी हो रहा है, डी बराबर एक्स ए प्लस एक्स सी हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद देखो और क्या कहा गया है कि दोनों गेंद को एक ही समय पर फेंका गया है ना, एक ही समय चित्रानुसार फेंका जाता है, दोनों गेंद को एक ही समय पर फेंका गया है। तो यहाँ से और यहाँ से जब एक ही समय पर फेंका तो दोनों फाइनल पर एक ही समय में पहुँचा। जब दोनों को एक ही समय पर फेंका गया है तो दोनों एक ही समय पर पहुँचा भी होगा, तब ना यहाँ पर टकरा गया। यानी कि गेंद ए को इनिशियल से फाइनल तक जाने में जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम गेंद सी को इनिशियल से फाइनल तक आने में भी लगा है। तो मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक ए को जाने में टी समय लगा है, ए को जाने में टी समय लगा है। तो इनिशियल से फाइनल तक सी को भी जाने में कितना समय लगा है, टी समय लगा है, दोनों को बराबर समय लगा है, दोनों को बराबर समय लगा है। समझे, ये कहानी समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको निकालना है डी, तो एक्स ए निकाल लेंगे, एक्स सी निकाल लेंगे तो अपना डी निकल जाएगा। तो करें काम करने के लिए ना हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, वरना जगह लगेगा अधिक। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है तो काफ़ी अधिक जगह लगेगा, प्रयास करते हैं। कहानी समझ में आया, यही फिगर बनेगा। ये जो है जेई का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। देखो, हम लोग दोनों पार्टिकल में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दोनों पार्टिकल में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्षैतिज विस्थापन और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उदग्र विस्थापन को अलग अलग निकालते हैं और उसी में कुछ रिलेशन होगा जिससे काम करते हैं। देखो हम लिखते हैं क्या, पार्टिकल ए के लिए, फॉर पार्टिकल ए, फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए के लिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पार्टिकल ए के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब क्षैतिज दिशा में। चलो हिंदी में लिखते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में था। लिखते हैं कण ए के लिए, कण ए के लिए क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में। देखो तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, एक्स ए, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा एक्स ए, टाइम बराबर क्या होगा टी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन आप
पीछे बैक करके देखिएगा तो दोनों ही पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है दोनों के लिए, इसके लिए इसके लिए, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई कौन सा फार्मूला लगाओगे जी? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगाओगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एस बराबर क्या हो गया? एक्स ए, एस बराबर क्या हो गया? एक्स ए। इनिशियल वेलोसिटी देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना मान लिए हो? इसको भी आने में टाइम टी, इसको भी आने में टाइम टी, तो टाइम मान लिए हो टी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है भाई मेरे। हवा में जब किसी वस्तु को फेंक देते हो तो हवा, जब किसी वस्तु को हवा में फेंक देते हो तो उस पर फोर्स तो केवल नीचे की ओर लगता है ना जी, तब फोर्स लगता है नीचे तो एक्सेलरेशन भी लगता है केवल नीचे। हॉरिजॉन्टल में कोई हाथ से छूट जाने के बाद हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होता है और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल में मतलब क्षैतिज में, क्षैतिज में कोई बल नहीं लगता है और क्षैतिज में कोई त्वरण भी नहीं होता है। तो यहाँ पर त्वरण होगा जीरो, यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो देखो तो एक्स ए डिस्प्लेसमेंट क्या निकला? 10t निकला। क्यों निकला? क्योंकि ए बराबर क्या हो गया? ए एक्स बराबर क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ए बराबर 10t निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कण ए के लिए क्षैतिज में निकल गया, एक्स ए निकल गया। चलो अब निकालते क्या? कण सी के लिए क्षैतिज में क्या निकालते हैं? कण सी के लिए, कण सी के लिए क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में कलम मेरा चल नहीं रहा। कण सी के लिए क्षैतिज दिशा में, तो कण सी के लिए अगर तुम क्षैतिज दिशा में फार्मूला लगाओगे तो एस विस्थापन के बदले क्या लिखोगे? एक्स सी लिखोगे, एक्स सी लिखोगे बराबर यू। देखो तो मेरे भाई क्षैतिज में यू क्या होगा? देखो जी 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री पर दिया है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है क्षैतिज से 60 डिग्री पर दिया है। तो क्षैतिज में क्या होगा वेलोसिटी? क्षैतिज में इसका वेलोसिटी हो जाएगा यू कॉस थीटा ना हो जाएगा मेरे भाई, और थीटा के बदले कितना दिया है? 60 डिग्री, तो यू कॉस 60 डिग्री ना हो जाएगा मेरे भाई। क्षैतिज में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू कॉस 60 डिग्री। तो कण सी के लिए क्षैतिज दिशा में एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा जी? यू के बदले यू कॉस 60 डिग्री हो जाएगा आई इंटू टी। अच्छा, क्षैतिज में कोई बल नहीं होता है, किसी वस्तु के क्षैतिज में कोई बल नहीं होता है और त्वरण भी नहीं होता है, तो यहाँ पर त्वरण क्या रहेगा? जीरो। यू तो आपने भर दिया, टी आपने भर दिया। अच्छा हाफ रहने दो, एक्सेलरेशन जीरो ना होगा जी, तो ये वाला वैल्यू फिर से हो जाएगा जीरो। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो एक्स सी बराबर क्या निकलेगा? यू कितना दिया हुआ है? इसको भी फेंका था 10 मीटर पर सेकेंड से और इसको भी फेंका था 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके लिए भी यू के बदले क्या भरेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। और cos 60 बराबर कितना होता है? 1/2 इंटू टी। काट दिया कितना बार में? 5 बार में। तो एक्स सी बराबर क्या हो गया? 5t हो गया। एक्स सी बराबर क्या हो गया? 5t। अब देखो एक्स ए बराबर 10t निकला और एक्स सी बराबर 5t निकला। एक्स ए बराबर 10t और एक्स सी बराबर 5t, दोनों के जोड़ देते हैं तो d बराबर हो जाएगा ना मेरे भाई। इसलिए d बराबर क्या होगा जी? एक्स ए प्लस एक्स सी, मतलब d बराबर क्या होगा? एक्स ए कितना निकला? 10t और एक्स सी कितना निकला? 5t। तो क्या हो गया? d बराबर
15t हो गया, 15t हो गया। यही हमको निकालना है, d बराबर हो गया 15t। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में दोनों मोशन के एक्स डायरेक्शन पर हमने काम किया तो हमको जो है दोनों मीनार के बीच की दूरी d बराबर क्या मिल गया, 15t। अब इसको हम बीच से बांटते हैं यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ से बांटते हैं। अब आते हैं कहाँ, वर्टिकल मोशन में। अब आते हैं वर्टिकल मोशन में, तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं कण ए के लिए उदग्र में, उदग्र दिशा में लिखते हैं कण ए के लिए। बाद में बोले सर, काहे नहीं बोले, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखिए हमारे सर हैं, बर्नर सर हैं। आवा नहीं इन्हें की दिक्कत है। एगो IIT के बच्चा है सर, जो भेजा है क्वेश्चन भेजा, उसको बना करके भेज रहे हैं, फिर इसका क्वेश्चन भेजा है, सर हमको बना दीजिए। कोई बात नहीं, बना देते हैं बेटा, ओकरे में लगा लियो। अब क्या है कि कण ए के लिए बाय दिशा में देखो, कण ए के लिए, कण ए के लिए बाय दिशा में विस्थापन निकालो। बाय दिशा क्या हुआ मेरे भाई, उदग्र में हुआ, तो कण ए के लिए उदग्र दिशा में, उदग्र दिशा में, कण ए के लिए उदग्र दिशा में लगाओ फार्मूला। क्या फार्मूला लगाओगे मेरे भाई, ये तो फार्मूला लगाओगे यार, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उदग्र दिशा में देखो, तो उदग्र दिशा में कण ए कितना विस्थापन किया है, बाई ए। उदग्र दिशा में कण ए कितना विस्थापन किया है, बाई ए, बाई ए बराबर यू। गौर करो यहाँ पर मेरे भाई, कण ए को फेंका गया था क्षैतिज दिशा में, कण ए को फेंका गया था क्षैतिज दिशा में, ठीक है। और तुम निकाल रहे हो विस्थापन बाई में, आप निकाल रहे हो विस्थापन बाई में। तब बाई में विस्थापन निकाल रहे हो, तब बाई में कोई वेलोसिटी है जी। यहाँ पर देखो, लिख लो पहले, यहाँ पर देख लो, कण ए को फेंका गया था क्षैतिज दिशा में, है ना जी, यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे में बाई दिशा में जो प्रारंभिक वेग होगा यू बाई क्या हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा भाई, यू बाई 0 हो जाएगा, यू बाई 0 हो जाएगा। और देखो ये यू बाई 0 हो जाएगा, और उदग्र दिशा में त्वरण आ जाएगा। उदग्र दिशा में देखो नीचे की ओर क्या आता है, ए बाई, ए बाई, ए माने जी त्वरण, स्मॉल ए माने त्वरण। तो उदग्र दिशा में कण ए का त्वरण होगा, क्या होगा, जी होगा। जी बराबर कितना मानना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानना था। तो उदग्र दिशा में प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और उदग्र दिशा में त्वरण जी लगेगा। अब लगाओ फार्मूला, समय तो बराबर लगा, समय तो बराबर ही लगेगा। कण जब कण ए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आया तो टी समय में गया एक्स ए दूरी, और इसी टी समय में गया बाई ए दूरी। तो समय तो एक्स ए दूरी के लिए और समय तो बाई ए दूरी के लिए, दोनों के लिए समान होगा। तो समय का लफड़ा नहीं है। देखो बाई उदग्र दिशा में विस्थापन, उदग्र दिशा में विस्थापन कितना किया है, एस के बदले बाई ए बराबर यू के बदले 0, यू के बदले क्या हो जाएगा 0। तो यू के बदले 0 होगा तो 0 गुना टी 0 हो जाएगा। बचा क्या, हाफ। ए के बदले कितना लगाना है, ए के बदले कितना लगाना है 10, और टाइम कितना माना आपने, टी माना हुआ, टी के स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करिएगा इसको तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा ना जी, यहाँ पर 5 बार में कटेगा। तो बाई ए बराबर क्या हो गया 5t स्क्वायर, बाई ए बराबर क्या हो गया 5t स्क्वायर। चलिए बाई ए निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक के दिक्कत रहे तो बोला करो, हम समझाने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखो ये कण सी की बात करो, जैसे तुमने कण ए का क्षैतिज में विस्थापन निकाला, उदग्र में विस्थापन निकाला, अब कण सी का क्षैतिज में निकाल लिया है, उदग्र में निकालो। तो कण सी का देख तो बेटा उदग्र दिशा में वेग क्या होगा, देख मेरे भाई, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में
तुमने कण सी का वेग लिखा u cos 60 डिग्री, तो उदग्र दिशा में कण सी का वेग क्या होगा, u sin 60 डिग्री होगा। क्योंकि ना तो देखो कण का वेग ना तो x में दिया है ना y में दिया है, कण का वेग दिया है x से 60 डिग्री पर, तो x से 60 डिग्री पर दिया तो x में क्या हो गया cos कंपोनेंट, अब y में क्या हो गया sin कंपोनेंट। तब प्रारंभिक वेग जो 10 दिया है ना जी, उसका sin कंपोनेंट u sin 60 होगा। तो अब यहाँ पर करते हैं, क्या लिखते हैं, कण y के लिए उदग्र दिशा में, कण y नहीं सॉरी माफ करिए, कण c के लिए उदग्र दिशा में क्या निकालना, हमको विस्थापन निकालना है ना जी। तो लगाते फार्मूला, यही फार्मूला लगाइए। उदग्र दिशा में कितना विस्थापन किया है, बाई सी, उदग्र दिशा में कितना विस्थापन किया है, तो एस के बदले क्या लिखेंगे बाई सी, यू के बदले क्या लिखेंगे यू साइन 60 डिग्री, यू साइन 60 डिग्री अब प्लस हाफ। देखिए उदग्र दिशा में देखिए तो वेग है, तो उदग्र दिशा में त्वरण भी तो होगा, उदग्र दिशा में त्वरण भी तो होगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिखिएगा ना, वैल्यू भरिए बाई सी बराबर यू कितना दिया हुआ था 10, जिस वेग से इसको फेंका था उसी वेग से इसको फेंका था, तो यू के बदले 10 दिया। साइन 60 कितना होता है √3/2 अब प्लस हाफ जी दिया हुआ है 10 और टी तो आपका माना हुआ है टी स्क्वायर, 2 से 10 को काट दीजिए कट जाएगा 5 बार में, 2 से 10 को काट दीजिए कट जाएगा 5 बार में, तब बाई सी बराबर क्या आया 5√3 अब प्लस 5 टी स्क्वायर आएगा, ये आएगा बाई सी बराबर आएगा हाँ 5√3 + 5। अब देख मेरे भाई बाई सी कितना है, ये बाई सी कितना है, तो देखो तो मेरे भाई यहाँ पर एफ माना है, अगर हम यहाँ पर ई मान लें, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम ई मान लें और इस पॉइंट को हम एच मान लें, तो देखो तो मेरे भाई मीनार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये मीनार दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर को अगर माइनस कर दोगे, 20 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर, ये मीनार दिया हुआ है 20 मीटर, ये मीनार दिया हुआ है 30 मीटर, तो अगर ये 20 मीटर को माइनस कर दोगे तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला बचेगा 10 मीटर, ये वाला कितना बचेगा 10 मीटर बचेगा। आई बात समझ में, ये मीनार है 20 मीटर, तब 20 यहाँ से काट दो, ऊपर कितना बचा 10 मीटर, तो यहाँ से ऊपर ई से एच तक कितना हो गया 10 मीटर। अच्छा नीचे कितना हुआ, नीचे हुआ बाई ए के बराबर, नीचे कितना हुआ बाई ए के बराबर, तो ये जो बाई ए है और ये जो 10 है, 10 में अगर हम बाई ए को जोड़ दें तो बाई सी के बराबर होगा ना जी, ये 10 और ये बाई ए दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा बाई सी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना मेरे भाई, इसी बात को अगर हम आगे बढ़ावें तो क्या लिखेंगे सेंस बाई सी बराबर क्या होगा, बाई सी बराबर हो जाएगा बाई ए प्लस 10 हो जाएगा, बाई सी बराबर क्या होगा बाई ए प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो बाई ए आप निकाले हो कहीं, बाई ए देखो यहाँ पर निकाले हो, बाई ए कितना निकाले हो 5t स्क्वायर, बाई ए कितना निकाले हो 5t स्क्वायर, उसको भर दो, इसको एक इक्वेशन मान लो, इसको मान लिया इक्वेशन 3, तो क्या लिखते हैं बाई सी बराबर बाई ए प्लस 10 हो गया, बाई सी बराबर बाई ए प्लस 10 हो गया। तो इक्वेशन समीकरण कितना से 3 से, समीकरण 3 से बाई सी बराबर बाई ए के बदले कितना भरिएगा 5t स्क्वायर भरिएगा ना, अब प्लस 10 भरिएगा। अब
इसको अगर हम समीकरण 4 मान लें, इसको अगर हम समीकरण 4 मान लें तो लिखेंगे ना जी कि 82 का मान समीकरण 4 में रखने पर, या इसको समीकरण हम 5 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लिया, इसको समीकरण 5 मान लिया, तो समीकरण 4 और 5 से कहेंगे ना जी समीकरण 4 तथा 5 से 82 के बदले कितना है 5t² प्लस 10, 82 के बदले कितना लिखेंगे, 82 के बदले कितना लिखेंगे 5t² प्लस 10 अब बराबर 5√3 प्लस 5t², 5√3 अब प्लस 5t²। ये देखिए बराबर के दोनों साइड 5t² कट गया, कट गया। बाईसी बराबर 5√3 प्लस 5t²। हा इसमें देखिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगेगा, एस बराबर क्या होता है यू और टी ना होता है यू टी अब प्लस हाफ GT² होगा। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे, जब 82 को हम लोग सोल्व करेंगे तब 82 बराबर क्या आएगा, यू के बदले कितना लिखेंगे 10 अगुना साइन 60 कितना लिखेंगे √3 अब बटा 2, तब यू के बदले 10 साइन 60 के बदले √3 बटा 2। और यहाँ पर क्या लिखाएगा टी न लिखाएगा, टी लिखाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT² न होता है, तो टी यहाँ पर छूट गया था इसलिए वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, तो 2 से काट दिए 10 को 5 बार में, तो 82 बराबर क्या होगा 5√3 गुना टी होगा। हाँ अब देखिए काम करेगा, 5√3 गुना टी होगा। तो 82 के बदले कितना रखें जी, 82 के बदले रखेंगे 5t² अब प्लस 10, 82 के बदले 5t² प्लस 10। अब क्या लिखा हुआ 5√3t, 5√3 इंटू टी अब प्लस 5t² लिखा हुआ है, तो 5t² कट गया, तो टी बराबर कितना निकला, टी बराबर कितना निकला बेटा, टी बराबर निकला 10/5√3। काट दो यहाँ से, 2 बार में कट गया, तो टी बराबर क्या आ गया जी 2/√3 आ गया। टी बराबर कितना आ गया 2/√3। अब ये टी का वैल्यू यहाँ पर भर देंगे तो डी आ जाएगा ना भाई। अब तो आप कर लोगे, अब तो आप कर लोगे, मेरे को उम्मीद है कर लोगे। देयरफॉर डी बराबर क्या होगा 15 टी के बदले कितना 2/√3। देखो तो मेरे भाई अगर हम इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं 2/√3, इसको ऊपर भी 3 से, सॉरी माफ करिए, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से गुना करते हैं, तो डी बराबर क्या आता है देखिए तो 15 गुना 2√3 अब बटा √3 गुना √3 बराबर 3 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, तो डी बराबर क्या आया 5 दूनी 10, 10√3 आंसर आया, 10√3 आंसर आया। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, उसको 10 से गुना करेंगे तो आपको पूरा आंसर ही निकाल देते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा 1.732, 1.732, 17.32 मीटर आएगा। ठीक है, डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आएगा 17.32 मीटर आएगा, ये होगा आंसर। ठीक है, मेरे को उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आप IIT के विद्यार्थी हैं या इंटरमीडिएट विद्यार्थी हैं तो आप समझते होंगे बात को।